अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर हमने जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे से हम काम को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो हमारा चल रहा था उसमें हमने ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है, जैसी बात है हमारा ये चैप्टर अभी अंडर डिस्कशन है और इसका जो हिस्ट्री वाले पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, वो पार्ट्स हमने ऑलमोस्ट कवर अप कर लिए थे और इसकी जो मॉडर्न केमिस्ट्री वाले पोर्शंस हैं हमने वो पढ़ना शुरू किए थे। तो जो लास्ट लेक्चर हमारा चल रहा था उसमें हमने एक क्लोजिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स का, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते थे: प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। और ये जो मुख्तलिफ क्वांटम नंबर्स होते थे ये मुख्तलिफ जो हैं वो आपको इंफॉर्मेशन देते थे कि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको एटम के ऑर्बिट्स या शेल्स की इंफॉर्मेशन देता था, एजिमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देता था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता था, और फिर स्पिन क्वांटम नंबर था तो डायरेक्शन ऑफ स्पिन की इंफॉर्मेशन देता था। ये चीज़ें जो थी वो हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। ये लेक्चर जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया था वो लाजमी तौर पे इसकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स यहाँ आ रहे हैं वो टॉपिक इस पे काफ़ी हद तक बेस करते हैं। तो इसलिए बात ये कि आइडियाज़ थोड़े से क्लियर होने चाहिए। तो बस ये चीज़ है। चलिए भाई, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बहुत सारी काम की बातें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन भी कुछ जगहों पर है, तो वो ज़रा एक नज़र देख लें कि काम किस तरह से होगा। ये जो चारों क्वांटम नंबर पढ़ाए थे मैंने, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, इन चारों क्वांटम नंबर को रिलेट करने का यहाँ पर एक प्रिंसिपल है जो कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोई एटम छोटा है जैसे हीलियम है, उसमें जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कार्बन है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे वो 92 इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर अपनी मर्जी से एक एटम के कोई से 2 इलेक्ट्रॉन चूज करें और उन इलेक्ट्रॉन्स के आप क्वांटम नंबर्स निकालें, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर निकालें, तो एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर दूसरे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर से अगर आपस में मैच कर जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर दूसरे इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर से आपस में मैच कर जाए, यह मुमकिन नहीं है। यानी हर इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर का सेट होता है, ये 4 क्वांटम नंबर का पूरा सेट है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से कुछ ना कुछ हद तक मुख्तलिफ होता है, आपस में मैच नहीं करेंगे। यानी आप आसान अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि जो क्वांटम नंबर होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के लिए फिंगरप्रिंट का काम करते हैं। जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच नहीं होते, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसी तरह क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से हमेशा डिफरेंट होता है, वो आपस में मैच कभी भी नहीं करेगा। ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी होता है। तो इसलिए ये चीज याद रखिएगा, क्वांटम नंबर आपस में मैच नहीं करते। तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी जरा समझिएगा, इसको मैं लिखता हूं कि भाई इन एन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव the same set of all 4 quantum numbers। ये इसकी स्टेटमेंट है कि एक एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का सेट दूसरे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर से मैच कर जाए, ऐसा नहीं होगा। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है और उन्होंने उसको बकायदा तौर पे एग्जांपल से एक्सप्लेन भी किया था और मैं भी एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हीलियम की बात की थी, जो कि एक बहुत ही सिंपलेस्ट एलिमेंट है, उसकी बात की थी। हीलियम पीरियोडिक टेबल का सेकंड एलिमेंट है। पहला एलिमेंट आपके पास जो है वो हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास जो आता है वो हीलियम है। हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर 2 होने का मतलब सिंपल ये होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन्स है और बाहर जो शेल है
उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हीलियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है अगर मैं रफली बनाऊं तो इस तरह से बनेगा कि ये अंदर न्यूक्लियस है और बाहर इसका फर्स्ट शेल है के शेल जिसे हम कहते हैं, उस के शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं नाम दे देता हूं कि इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये है E1 और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है E2। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं अब? जिन्होंने देखो, जिन्होंने अगर लास्ट लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा ना, उनको यहां से थोड़ा सा मसला होगा भाई, जरा देख लीजिएगा क्योंकि लिंक करती हुई चीज है ये पूरी की पूरी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि अगर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स यहाँ पे निकालें, सही ना, ये जो E1 वाला इलेक्ट्रॉन है और ये जो E2 वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इनके क्वांटम नंबर आपस में निकालें तो देखें क्या होता है। सबसे पहले हम इनका निकालते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं थोड़ा पिछले लेक्चर से रिलेट करता जाता हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो बेस करता है शेल नंबर के ऊपर। हमने ये पढ़ा था कि भाई जो फर्स्ट शेल होता है जिसे हम के शेल कहते हैं, तो के शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो 1 होता है। सेकेंड शेल जिसे हम एल शेल कहते हैं, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है। थर्ड शेल जिसे हम एम शेल कहते हैं, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होता है। अगला शेल एन शेल, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो शेल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे शेल चेंज होगा, के शेल, एल शेल, एम शेल, वैसे वैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा। ये हमने कल पढ़ा था। तो हम उसी की बात यहां पे कर रहे हैं कि भाई बात यहां पे जो कहने की है वो बात सिंपल सी यहां पे कहने की ये है कि भाई एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हीलियम का एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन का मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालूं तो इसमें जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है E1, ये इलेक्ट्रॉन के शेल में है, ये इलेक्ट्रॉन के शेल में, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि फर्स्ट शेल में है तो इसलिए इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा यानी कि n, वो यहां पे 1 होगा। जो E2 वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट शेल में, के शेल में, तो इसलिए इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो क्या होगा? 1। सही, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर शेल, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो के शेल में होता और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो सपोज करें एल शेल में होता, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो जाता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एल शेल में तो उसका क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो वो 2 हो जाता। तो बात यहाँ पे जो कहने की है वो बात ये है सिंपल कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो शेल नंबर पे डिपेंड करता है। दोनों इलेक्ट्रॉन इस वक्त के शेल में, तो इसलिए इन दोनों का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे सेम है, यानी कि 1 1। उसके बाद एजिम्पटल क्वांटम नंबर निकालेंगे। एजिम्पटल क्वांटम नंबर जो है वो हमने पीछे उसका फॉर्मूला पढ़ाया था। मैंने कहा था कि इसको मुझे आगे डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। एजिम्पटल क्वांटम नंबर जो होता है उसको निकालने के लिए हमारे पास ये रिलेशन है, स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और एल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कि एल इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। एल एजिम्पटल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और इसकी वैल्यू n माइनस 1 तक जाती है। ठीक है, ये आपके पास है, ठीक है ना। तो इसलिए अब ये है, मैं इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि रेफरेंस दिया जा सके कि भाई एल की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास रिलेशन सिंपल ये है कि एल की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और ये वैल्यू जाती है n माइनस 1 तक। अब अगर इलेक्ट्रॉन का एजिम्पटल क्वांटम नंबर निकालना है तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से निकाला जाएगा। अब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था 1, यानी कि n की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए थी 1। तो जब अब इसकी n की वैल्यू 1 थी, जब आप इसकी l की वैल्यू निकालेंगे तो l की वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो जब आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पर l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 का मतलब क्या है कि l की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 0। ठीक है, फॉर्मूला है सिंपल। इसी तरह जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, अगर आप इसका एजेंटल क्वांटम नंबर निकालें तो अगेन इसके लिए n की वैल्यू 1 है, तो इस फॉर्मूले में आपने n की वैल्यू 1 पुट की। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 अगेन क्या होगा? 0। तो इसलिए इसका भी एजेंटल क्वांटम नंबर जो है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का 1 1 था, एजेंटल क्वांटम नंबर दोनों का 0 0 है। उसके बाद तीसरा क्वांटम नंबर जो निकलेगा दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब वो कैसे निकलेगा?
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए ये रिलेशन बनाया था और ये हमने डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालने का ये रिलेशन है कि m इज इक्वल टू -l टू +l थ्रू 0। ये रिलेशन हमारे पास है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसको m से शो किया जाता है और m की वैल्यू -l से स्टार्ट होती है और +l पे खत्म होती है। इसका मतलब क्या था, जैसे इसमें एक्सट्रीम एग्जांपल देख लेते हैं ना, तो एक्सट्रीम एग्जांपल में f ऑर्बिटल की एग्जांपल है सबसे नीचे वाली। f ऑर्बिटल में चेक करें l की वैल्यू क्या है 3। जब आप m की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, m की वैल्यू स्टार्ट होगी -l से, -3 से और खत्म होगी +l पे, +3 पे, और इन बिटवीन जो नंबर आ रहे हैं वो आएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। इसी तरह हमने पढ़ा था कि भाई जैसे p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल के लिए जो m की वैल्यू l की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी -1 0 +1। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो बात यहाँ पे जो कहने की है वो सिंपल ये है कि भाई जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ना वो इस तरह से निकाला जाता है। तो ये रिलेशन था जो वहां पे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तो इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का ये रिलेशन है जो पीछे था कि -l2 +l थ्रू 0, ये था। तो अगर l की वैल्यू 0 है और वो 0 यहां पे पुट कर दी जाए, तो जब l की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू जाहिर सी बात है -0 से +0 तो नहीं हो सकती क्योंकि 0 तो प्लस माइनस होता ही नहीं है। तो इसलिए अगर l की वैल्यू 0 है इसकी, तो फिर m की वैल्यू जो होगी वो भी क्या हो जाएगी 0। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की भी l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 0। अच्छा, अभी हमने 3 क्वांटम नंबर मैच कर लिए, प्रिंसिपल मैच कर लिया, एज़िमुथल मैच कर लिया और मैग्नेटिक कर लिया। जो पॉली एक्सक्लूजन कहता है वो ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स के आप क्वांटम नंबर मैच करें तो सारे मैच नहीं होंगे। अगर 3 मैच हो भी गए तो चौथा कोई ना कोई क्वांटम नंबर तो लाजमी डिफरेंट होगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन देखें तो इन दोनों का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो यहां पे मैच हो रहा है 1 1। इनका जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो यहां पे मैच हो रहा है 0 0। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो यहां पे मैच हो रहा है, ठीक है। और फिर इनका जो क्वांटम नंबर रह गया वो स्पिन क्वांटम नंबर रहता है। तो पॉली एक्सक्लूजन कहता है कि अगर 3 क्वांटम नंबर्स आपस में मैच हो भी जाएं तो जो चौथा क्वांटम नंबर है वो लाजमी तौर पर डिफरेंट होगा, और जो चौथा क्वांटम नंबर इनका है वो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर है वो लाजमी डिफरेंट होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है उसकी 2 वैल्यूज होती हैं। वो 2 वैल्यूज क्या क्या होती है वो हमने डिस्कस किया था कि स्पिन क्वांटम नंबर की जो 2 वैल्यूज होती हैं, एक होती है -12 और एक होती है +12। तो इसलिए पॉली ये कहता है कि अगर 3 क्वांटम नंबर्स आपस में मैच हो भी गए तो इनका जो चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर वो तो लाजमी डिफरेंट होगा। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर -12 से रिप्रेजेंट हो रहा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो +12 से रिप्रेजेंट होगा, और अगर पहले वाले का +12 से रिप्रेजेंट हो रहा है तो फिर दूसरे वाले का स्पिन क्वांटम नंबर -12 से रिप्रेजेंट होगा। तो प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पिन क्वांटम नंबर ही डिफरेंट होगा, यानी लेकिन कोई ना कोई एक डिफरेंट होगा। किसी और केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकता है, किसी और केस में एज़िमुथल क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकता है, इस पर्टिकुलर केस में स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट है। तो बात यहां पे कहने की ये है कि भाई पॉली ये कहता है, जो बाद में आए बच्चे वो दोबारा से सुन लीजिए, कि पॉली ये कहता है कि क्वांटम नंबर जो होते हैं, चारों क्वांटम नंबर, ये किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी का काम करते हैं, फिंगरप्रिंट का काम करते हैं। इसलिए कभी भी क्वांटम नंबर किसी एक इलेक्ट्रॉन के किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कभी भी एग्जैक्टली मैच नहीं हो सकते। कम से कम एक क्वांटम नंबर लाजमी डिफरेंट होगा। 2 क्वांटम नंबर भी डिफरेंट हो सकते हैं, 3 भी डिफरेंट हो सकते हैं, चारों भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन चारों क्वांटम नंबर मैच नहीं होंगे कभी भी। एक ना एक कम से कम तो लाजमी तौर पर डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, फिंगरप्रिंट का काम करता है। तो यूं समझ लें कि क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की पहचान है और वो कभी भी आपस में मैच नहीं करेंगे। भले एटम में 2 इलेक्ट्रॉन हो जैसे कि हीलियम में, भले एटम में 100 इलेक्ट्रॉन हो, इट डजेंट मैटर। क्वांटम नंबर हमेशा एक ना एक इलेक्ट्रॉन का दूसरा ना किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से लाजमी तौर पे डिफरेंट होगा। ये इसका स्टेटमेंट है, इसको देख लीजिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आता था।
और उस पर इसकी स्टेटमेंट और एग्जाम्पल पूछते थे, तो ये स्टेटमेंट और एग्जाम्पल अगर आप इसी तरह से लिख दें तो बात यहाँ पे पूरी हो गई है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो एक ये कॉन्सेप्ट था जो कि उन क्वांटम नंबर को आपस में रिलेट करता है। अब इस कॉन्सेप्ट को लेके अब जो बात मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, अब जो चीज मैं ऐड कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इनफैक्ट ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल, जिसके लिए समझ लें कि चैप्टर पढ़ाया जाता है भाई, इसके अंदर बड़ी चीजें हैं। ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ऑफ बॉ प्रिंसिपल मैंने चैप्टर जब स्टार्ट किया था इसको 2-3 हफ्ते पहले, तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा था कि साइंटिस्ट नेम लिख के लाइएगा, और आप लोगों ने मुझे साइंटिस्ट नेम लिख के दिए भी थे। तो उसमें एक जगह पे ऑफ बॉ का भी नाम आ रहा था कि भाई ऑफ बॉ प्रिंसिपल किसने दिया था, तो उसमें आप लोगों ने आंसर्स भी किए थे और सही आंसर किए थे कि ऑफ बॉ प्रिंसिपल जो दिया था ये प्रिंसिपल पॉली ने दिया था। यानी ऑफ बॉ किसी का नाम नहीं है, ऑफ बॉ जर्मन डिक्शनरी का वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, और ऑफ बॉ का मतलब होता है टू बिल्ड अप समथिंग, किसी चीज को बिल्डअप करना, डेवलप करना, इसको कहते हैं ऑफ बॉ, टू बिल्ड अप समथिंग। ठीक है, तो इसलिए ऑफ बॉ प्रिंसिपल बिल्डिंग अप प्रिंसिपल कहलाता है। अच्छा, अब ये है क्या? ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन। देखो ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि भाई हमने तो पीछे पढ़ा था कि भाई हमारे पास एक होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल, एक होता है डी ऑर्बिटल, एक होता है एफ ऑर्बिटल। और मैंने पीछे ये भी पढ़ाया था, पिछला लेक्चर बच्चों याद होना चाहिए क्योंकि उसका रेफरेंस बहुत इस्तेमाल हो रहा है। और ये भी पढ़ाया था कि हर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन्स की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है हर ऑर्बिटल की। ऐसा था या नहीं था? जैसे हमने पढ़ा था कि जो एस ऑर्बिटल होता है, यहां पे लिखवाया था मैंने, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये इन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो इसलिए शेल का कॉन्सेप्ट तो इस्तेमाल नहीं होगा, अब यही है ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट पे सारी बातें होंगी, तो इसलिए ये सिचुएशन है। अच्छा, अब ये सब तो पुरानी बात है, ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब जरा ऑफ बॉ प्रिंसिपल की सुने। ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है? इस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, यानी एक एटम में, याद रखो ये नहीं होता कि एक एटम में एक एस ऑर्बिटल होगा, एक पी ऑर्बिटल होगा, एक डी ऑर्बिटल होगा और एक एफ ऑर्बिटल होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक एटम में एस ऑर्बिटल एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7। एक एटम में पी ऑर्बिटल भी बहुत सारे हो सकते हैं, डी ऑर्बिटल भी बहुत सारे हो सकते हैं, एफ ऑर्बिटल भी बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है एटम कितना बड़ा है। तो यहां पे जरा ऑफ बॉ की सुनना, स्टेटमेंट तो मैं लिखवा दूंगा लेकिन बात को सुने, लॉजिक सुने इसकी। ऑफ बॉ प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत सारे ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर रहता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, तो सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा? अगर एक एटम के बहुत सारे ऑर्बिटल सामने सामने रखे हुए और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी रखे हुए, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल को फिल करेगा? तो ऑफ बॉ ये कहता है कि द ऑर्बिटल हैविंग लेसर एनर्जी फिल्स फर्स्ट, यानी जितने अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं उनमें जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसको फिल करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो एनर्जी की बेसिस पे होती है। लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहला फिल होगा, हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल बाद में फिल होगा। तो इसलिए ऑफ बॉ प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट मैं लिखता हूं और मैं इसको जरा भी अप्लाई भी कर दूं, जरा सुनते जाना, बहुत सारी बातें लिंक होंगी अभी। तो इसलिए ऑफ बॉ प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट है सिंपल, और ये स्टेटमेंट किस तरह से अप्लाई होता है जरा सुनेगा। कि भाई ये कहता है कि दी ऑर्बिटल having lesser energy fills first, this is of the principle। ठीक है ना, बाकी कहानी आप नोट्स में से पढ़ लीजिएगा पूरी फॉर्मल स्टेटमेंट, लेकिन उस स्टेटमेंट की पंच लाइन ये है कि अवेलेबल जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें
सबसे लोएस्ट एनर्जी जिसकी होगी, जिस ऑर्बिटल की होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसको जाके फिल करेगा। अच्छा, ये तो इसकी स्टेटमेंट हो गई। अब सवाल ये बच्चों के आपको कैसे पता कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी लो है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है? अब एटम में 5 तरह के s ऑर्बिटल है, 4 तरह के p ऑर्बिटल है, 3 तरह के d ऑर्बिटल है। तो आपको कैसे पता कि कौन सा ऑर्बिटल लेसर एनर्जी का है, कौन सा ग्रेटर एनर्जी का है? क्या s ऑर्बिटल लेसर एनर्जी का है या d ऑर्बिटल लेसर एनर्जी का है? अगर s ऑर्बिटल लेसर एनर्जी का है, उसमें भी अगर 5 तरह के, तो फिर उन पांचों में सबसे कम एनर्जी का कौन है? बहुत कॉम्प्लिकेशन है ना। तो इसलिए ऑफबॉ ने इस सारे मसले का बड़ा आसान हल निकाला कि भाई एटम में जितने भी ऑर्बिटल्स हो, उनमें सबसे लेसर एनर्जी का कौन सा होगा, वो आपको पता चलेगा एक छोटे से चार्ट से। ये ऑफबॉ का चार्ट मैं आपको सिखा रहा हूं और ये आप खुद से बाद में ट्राई कीजिएगा, ये आपसे बन जाएगा। और ये चार्ट पेपर में जाहिर सी बात है आपको बनाना पड़ेगा, इसके बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकती। तो ये आपको ऐसे रफली बनाना पड़ेगा, अपने लिए बनाना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने लिए बनाना पड़ेगा। तो ऑफबॉ का चार्ट में बनाना सिखा रहा हूं। बना बनाया चार्ट में पेस्ट कर सकता था आपकी स्क्रीन पे, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा, फिर मजा ही नहीं आएगी बात का। तो इसलिए चार्ट कैसे बनता है जरा समझेगा। चार्ट बनाने के 4 स्टेप्स, ठीक है, जुबैद आपा के 4 स्टेप्स। सबसे पहला काम, आपको गिनती आनी चाहिए 1 से लेकर 7 तक की, ठीक है अभी। तो मैं यूं लिख देता हूं जनाब 1 2 3 4, मजा नहीं आ रहा, इस तरह लाइन देके लिखता हूं, रुक जाए। 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने n लिखा है, n इज इक्वल टू 1। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है? आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने 1 से लेकर 7 तक की काउंटिंग लिखनी है, गिनती लिखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, 1 से 7 तक की जब आप काउंटिंग लिखेंगे तो उसके बाद आपने, ये बेसिकली 1 से 7 तक क्या है, दीज आर शेल नंबर्स। अब इन शेल नंबर्स के आगे ऑर्बिटल्स मेंशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट शेल के आगे एक ही ऑर्बिटल लिख दें, s ऑर्बिटल। सेकंड शेल के आगे 2 ऑर्बिटल्स लिखें, sp। थर्ड शेल में 3 ऑर्बिटल्स मेंशन करें, spd। यानी आप देख रहे हैं एक एक करके मैं बढ़ा रहा हूं। पहले में s ऑर्बिटल, दूसरे शेल में s और p दोनों, तीसरे शेल में s और p के साथ d भी है तीनों, और फिर चौथे शेल में क्या होगा, spdf। बढ़ गए। फिर अब आप इसको एक एक करके कम करें। पांचवें शेल में क्या होगा, spd। ये चार्ट बनाने का तरीका बता रहा हूं जो ऑफबॉ ने सिखाया था। फिर छठे शेल में क्या होगा, sp, और 7 शेल में क्या होगा, s। तो पहला काम ये किया कि हमने गिनती लिखी 1 से लेकर 7 तक की। दूसरा काम ये किया कि इन ऑर्बिटल्स, इन शेल्स के सामने, शेल नंबर के सामने ऑर्बिटल मेंशन किए। पहले हम बढ़ाते गए एक एक, उसके बाद एक एक कम करते गए। ये 2 काम हो गया। तीसरा काम क्या करना है, हर ऑर्बिटल के लेफ्ट साइड पे उसका शेल नंबर मेंशन करना है। जैसे बच्चों ये वाला ऑर्बिटल जो था, ये फर्स्ट शेल का ऑर्बिटल था, ठीक है, तो इसलिए इसकी लेफ्ट साइड पे लिखा 1। ये दोनों ऑर्बिटल सेकंड शेल के हैं, तो इनकी लेफ्ट पे लिखा 2। फिर ये तीनों ऑर्बिटल्स थर्ड शेल के हैं, तो इनकी लेफ्ट पे लिखा 3। फिर इन चारों की लेफ्ट पे लिखा 4। फिर इनके लेफ्ट साइड पे लिखा 5। फिर इनकी लेफ्ट साइड पे लिखा 6, और फिर इसकी लेफ्ट साइड पे लिखा 7। ये आपका तीसरा काम हो गया, याद रहेगा। सबसे पहला काम 1 से 7 तक काउंटिंग, दूसरा काम ऑर्बिटल मेंशन करना है, तीसरा काम ऑर्बिटल के लेफ्ट साइड पे शेल नंबर लिखना है, चौथा काम, ये सब कुछ लिखने के बाद आप इसके ऊपर एरोज ड्रॉ करेंगे। एरोज, तीर के निशान, ठीक है भाई। कैसे बनेंगे देखो भाई, ऐसे रिवर्स एरोज बनेंगे, लिहाजा जरा ध्यान से, ऐसे ऐसे, ठीक है भाई, ऐसी बनती है चार्ट केमिस्ट्री के अंदर, ऐसे। ये थोड़ा पी ऑर्बिटल बाहर हो गया, एक मिनट, दुआ बनाते हैं, ऐसे, ठीक है भाई। और इसी तरह से एरोस तो खैर आप बना ही लेंगे। पेपर में वैसे ऑफबॉ चार्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात याद रखें, लेकिन इसको बनाए बगैर वो काम नहीं कर सकते जो मैं भी करवाने जा रहा हूं, ऐसे। और उसके बाद फिर बच्चों ये आएगा, और फिर उसके बाद जो है यहां पर ये आएगा, यानी आखिरी एरो पे चारों ऑर्बिटल्स आएंगे। यहां पे चार्ट बन गया, पूरा हो गया। मेरे ख्याल में आपको बनाना आ गया होगा, वो अपने पास कॉपी पे वैसी बाद में ट्राई कर लीजिएगा, अलग से लेक्चर सुनने से पहले, दोबारा सुनने से पहले एक दफा ट्राई कर लीजिएगा ऑफबॉ का चार्ट कैसे बनाए। अब इस चार्ट
तो आपको बना दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसको पढ़ेंगे किस तरह से? अब इंपॉर्टेंट चीज ये, अब इसको पढ़ने का तरीका ये है बच्चों, इसको पढ़ने का तरीका सिंपल ये है बच्चों कि आप एरो को टेल से हेड की तरफ फॉलो करेंगे, टेल से हेड की तरफ फॉलो करेंगे और जो ऑर्बिटल आएगा उसको लिखते जाएंगे। जैसे पहले एरो पे मैं टेल से हेड पे गया तो क्या मिला 1s, तो मैंने उसको मेंशन कर दिया 1s। दूसरे ऑर्बिटल की टेल से हेड पे गया तो क्या मिला 2s, तो मैंने मेंशन कर दिया 2s। तीसरे एरो की टेल से हेड पे गया, जब मैं टेल से हेड की तरफ आ रहा हूं तो यहां पे आते हुए पहले 2p आ रहा है और बाद में 3s आ रहा है, तो मैंने पहले मेंशन किया 2p और उसके बाद मेंशन किया 3s। फिर अगले एरो की टेल से हेड पे जाऊंगा तो पहले आएगा 2p 3p, सही ना, टेल से हेड पे आ रहा हूं मैं, हेड से टेल पे नहीं जा रहा, ध्यान रखिएगा। तो पहले आ रहा है 3p और फिर आ रहा है 4s, तो इसलिए इसको मैंने मेंशन किया कि भाई पहले 3p आएगा और उसके बाद 4s आ जाएगा। फिर अगले एरो की टेल से हेड पे गया तो पहले कौन आ रहा है 3d, फिर 3d के बाद 4p और उसके बाद 5s, सही ना। एरो फॉलो करना है, यूं फॉलो नहीं करना कि 3s 3p 3d, ऐसे फॉलो नहीं करना, एरो फॉलो करना है, इस तरह से फॉलो करना है इसको, ठीक है ना। तो 3d 4p 5s, तो 3d 4p 5s, ठीक है भाई, इस तरह से चलेगा। बनाना आ रहा है बच्चों? अच्छा, इसी तरह से जब आप अगले एरो पे टेल साइड पे जाएंगे तो पहले 4d आएगा, फिर 5p आएगा, फिर 6s आएगा, और फिर अगले एरो की टेल साइड पे जाएंगे तो पहले 4f, फिर 5d, फिर 6p और आखिर में 7s। ये इस तरह से टेबल पढ़ा जाएगा। अच्छा, ये जो इतनी सारी कहानियां बनाई हैं, इसका फायदा क्या हो रहा है, क्यों बनाई हमने कहानियां? बेसिकली जब आप ऑर्बिटल को इस तरह से अरेंज करेंगे ना तो आपको ऑर्बिटल्स की देखो ये सीक्वेंस मिल रही है, और ये जो सीक्वेंस आपको ऑर्बिटल की मिल रही है, ये सीक्वेंस असल में क्या है, ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी की सीक्वेंस है। तो अगर आप इसकी स्टेटमेंट पे एक नजर डालें जो ऊपर मैंने मेंशन की है, वो क्या मेंशन की है कि ऑर्बिटल हैविंग लेसर एनर्जी फिल फर्स्ट, वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है वो पहले फिल होगा। तो ये जो ऑफबॉ की सीक्वेंस आपके सामने आई है, इस सीक्वेंस में वो ऑर्बिटल जो सबसे पहले है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी का, और वो ऑर्बिटल जो जितने बाद में आएगा वो सबसे हाई एनर्जी का होगा। जैसे अभी मैंने आधी सीक्वेंस आपके सामने बनाई है, तो इस सीक्वेंस में सबसे हाईएस्ट एनर्जी का कौन है 5s है। लेकिन वैसे जो ऑफबॉ का मेन चार्ट है, जो ये राइट साइड पे चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में देखें तो उसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी का कौन है, वो जो सबसे आखिर में आएगा। तो बच्चों चार्ट देख के समझ में आ रहा है सबसे आखिर में कौन आ रहा है, बताएं बताएं। एग्जैक्टली, शाबाश 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 शाबाश, माहीन, हसन, एमन, शाहिद भाई। ओके, तो सबसे आखिर में जो हमारे पास ऑर्बिटल आ रहा है इस पूरी सीक्वेंस में, वो ऑर्बिटल आ रहा है 7s। तो इसलिए 7s सबसे ज्यादा एनर्जी का होगा, 1s सबसे कम एनर्जी का होगा। तो इसलिए लोवेस्ट वाला पहले और हाईएस्ट एनर्जी वाला बाद में फिल होगा। तो ये जरा याद रखिएगा कि भाई ये ऑफबॉ प्रिंसिपल है और ये इसका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से होगा। अच्छा भाई, ये तो ऑफबॉ प्रिंसिपल का चार्ट है। चार्ट पेपर में नहीं बनाने को कहते, लेकिन चार्ट के बगैर आगे आप कर नहीं सकते काम, तो इसलिए चार्ट तो आपको फिंगर टिप पे आना चाहिए बनाना कि भाई ऐसे बनेगा, जल्दी जल्दी बनाना आना चाहिए, पेपर में जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब ये जो ऑफबॉ प्रिंसिपल से आपके पास ये जो ऑर्बिटल का सीक्वेंस ऊपर आ गया है, इसको यूज करते हुए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो इसको यूज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अब कैसे लिखी जाएगी जरा उसको देख लें। एक मिनट, क्वेश्चन आया है कि जो एनर्जी सीक्वेंस है इसने 7s तक नहीं आएगा। बेटा एनर्जी सीक्वेंस बिल्कुल बेटा 7s तक आएगा, वो तो मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया, वरना ये तो सीक्वेंस एंड तक जाएगी ना, 7s तक जाएगी बेटा, वो तो मैंने बीच में रोक दिया था इसको। अगर कंफ्यूजन हो रही मैं कंप्लीट कर देता हूँ उसको। 5s के बाद कौन है 4d, ठीक है, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद अब जगह यहाँ पे नहीं थी ना तो इसलिए मैं वो चला गया था, ये ले 4f, फिर उसके बाद 5d, फिर 6p और फिर 7s, यूं चल रहा है।
सही भाई। तो इसको इस तरह से फिर पहचान लीजिएगा भाई, यूं चल रहा है ऐसे ऐसे। थोड़ा असल में वो कंजस्टेड हो गया यार, समझ में आ गई ना बात क्या है, बस इतनी बात है यार, जाने दें। तो बात यहाँ पे सिर्फ कहने की ये है कि भाई ये आपके पास एनर्जी का सीक्वेंस है ऑर्बिटल का, ये इस तरह से होगा। अच्छा अब आ जाए अगली बात पे। ये जो इतनी कहानियां मैंने सुनाई है कि ये एनर्जी का सीक्वेंस है और ये ऐसे है और ये वैसे है, तो भाई इसका फायदा कहाँ पर है, ये क्यों बनाया है और ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? तो भाई इसके हवाले से ये चीज याद रखिएगा कि ये जो एनर्जी का सीक्वेंस आपके पास बना हुआ है बच्चों, इस एनर्जी के सीक्वेंस को यूज करके हम यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो लिखने को आती है पेपर में, हर साल आती है। तो इसलिए वो कैसे लिखी जाती है, अब मैं जरा आपको एग्जांपल समझाता हूं कि भाई किस तरह से काम होगा। तो ये ऑफ प्रिंसिपल का पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है जनाब, ये हमारे पास एक छोटा सा काम है। अब ऑफ प्रिंसिपल को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, तो जरा उस पर हम बात करते हैं। और इसमें मैं आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल से समझाऊंगा बातों को, छोटी छोटी एग्जाम्पल से। पहले छोटी छोटी बातें समझिएगा, फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है नेऑन, एटॉमिक नंबर इसका है 10। आपसे कहा जाता है कि आप नेऑन की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेऑन की कैसे लिखेंगे? नेऑन से नोयान तो याद नहीं आ रहा किसी को ना? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? इसका तरीका ये है कि भाई इसका एटॉमिक नंबर है 10। 10 का मतलब है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो है 10। ठीक है, अब जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 1s ऑर्बिटल में, तो आपने मेंशन किया कि सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में आएगा। अब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये मैं नीचे लिख देता हूं। s ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 आएंगे, p ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 6 आएंगे, d ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 10 आएंगे, और f ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 14 आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि f ऑर्बिटल में 14 आएंगे या d ऑर्बिटल में 10 आएंगे या p में 6 आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं उसमें ज्यादा से ज्यादा इतने आएंगे। अब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कम है तो जबरदस्ती थोड़ी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सही ना? तो एटॉमिक नंबर 10 है, तो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, सबसे पहले 1s ऑर्बिटल लिखा और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। फिर 1s के बाद अगला ऑर्बिटल जो आ रहा है वो 2s आ रहा है, तो आपने उसको मेंशन किया 2s, और अगेन क्योंकि ये है s ऑर्बिटल तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले में फिल हुए, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में फिल हो गए, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन जो फिल हो गए वो कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। और एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन थे कितने? एटॉमिक नंबर 10 था, तो एटॉमिक नंबर 10 का मतलब है एटम में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स थे। 10 में से 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल हो गए, तो 10 में से 4 निकल गए, तो बाकी कितने बच गए? 6 बच गए। तो इसलिए बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो अगले ऑर्बिटल में फिल हो जाएंगे। तो 2s के बाद जो आता है वो कौन सा? 2p आता है, तो इसलिए 2p में आगे के 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, तो 1s2 2s2 2p6 यहां पर आके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप काउंट करें जो इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर चुके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 4 हो गए, और उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो 4 + 6 10 हो गए। तो इस तरह 10 इलेक्ट्रॉन्स की यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, ये इस तरह से। अच्छा, इसी तरह से फॉर एग्जांपल, ओहो क्या लिख रहा हूं, नंबर टू में आपके पास है जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। आपसे कहा जाता है कि मैग्नीशियम की लिखें, तो मैग्नीशियम की कैसे लिखोगे भाई? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो कैसे फिल होंगे? सबसे पहले 1s ऑर्बिटल आएगा, तो आपने 1s मेंशन किया और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s ऑर्बिटल आएगा, तो आपने 2s मेंशन किया और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2p ऑर्बिटल आता है सीक्वेंस में, तो आपने 2p मेंशन किया, और p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 6 फिल कर दिए। टोटल कितने फिल होगा? अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक के काउंटिंग करें, तो 2 ये और 2 ये 4 हो गए, और 6 ये, तो 4 + 6 10 हो गए। हमने 10 इलेक्ट्रॉन अभी तक फिल कर लिए, जबकि टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 12 है। आगे बढ़ते हैं, 2p के बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा आ रहा है? 3s आ रहा है, तो हमने 3s वाला लिखा,
और बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन थे वो 3s में डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए थे तो यहाँ पे डाल दिए। तो ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 3s2। सही। अच्छा, अब इसमें हल्के हल्के ट्विस्ट भी डालूंगा मैं, लेकिन मैं ट्विस्ट डालने से पहले एक आपसे भी करवा देता हूँ कि बच्चों मुझे आप जो हैं वो ये वाला क्विकली अगर करके दे दीजिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है उसका आर्गोन, एटॉमिक नंबर 18। जरा मुझे आर्गोन की कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दीजिएगा, चैट में लिख दें, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख लेंगे आप लोग, लिख लें, शाबाश। टाइम जो है वो 1 मिनट बचा है, इसको लिखें ताकि फिर हम उसमें वो करें। ओके, अक्सा का आंसर आ गया, सही है, वेरी गुड। शाबाश शाबाश, सही से लिखें, कहां तक जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। अगर टाइप करने में मसला हो रहा है, अच्छा हो गया, माहिन का भी आ गया और समीरा का भी आ गया, सही है सही है, एमन का भी आ गया। एमन, आप सुपर स्क्रिप्ट कैसे लगाती हो बेटा, बहुत जबरदस्त लगाते हो, पावर ऊपर जो लगाती हो। अच्छा भाई, ये मीटिंग एंड हो रही है, हम एक काम करते हैं 5 मिनट्स का ब्रेक लेके फिर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं इसमें भी और चीजें इन डेप्थ पढ़ानी है तो थोड़ा सा फ्रेश होना पड़ेगा। आप लोग सारे 3:55 पे रिज्वाइन करिए, जस्ट एंड होने वाली मीटिंग, तो जो भी कर रहे हैं वो फिर उसके बाद फिर मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। 3:55 पे रिज्वाइन करें तो उसका अगला पार्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये भी डिस्कशन कंटिन्यू चल रहा है।